हेलो, गुड इवनिंग टू एवरीवन। सो आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। द हिंदू जो है आप रेगुलर कर रहे होंगे, है ना? कोई भी आप एक जो है न्यूज़पेपर रेगुलर फॉलो करिए, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, और अगर पॉसिबल हो तो दोनों। तो आज हम लोग क्या कवर करने वाले हैं? तारीख है आज 28 जुलाई। आज आपके आर्टिकल में है पैरामेट्रिक इंश्योरेंस, द हिंदू के पेज नंबर 12 में, जो आपका टॉपिक रिलेटेड है डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन से। नेक्स्ट है आपका हाउ इंडिया इज प्रिपेयरिंग अगेंस्ट द ग्लोफ इवेंट। ग्लोफ क्या होता है? ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड से इंडिया आखिर इससे कैसे तैयारी कर रहा है लड़ने में। ये आपको मिलेगा द हिंदू के पेज नंबर 10 में, जिस टॉपिक को हम कोरिलेट कर सकते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट जीएस पेपर 3 से। क्वाइन डीसीएक्स क्रिप्टो हैक क्या है? ये द हिंदू के पेपर पेज नंबर 11 में, एंड द टॉपिक इज रिलेटेड टू इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था से। पोक्सो एक्ट क्या है और एज ऑफ कंसेंट क्या है? द हिंदू के पेज नंबर 8 में, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये सोशल इशू से। ठीक है, सोशल जस्टिस सोशल इशू में ये आता है आपका। एंड कांग्रेस एंड ओबीसी पॉलिटिक्स, जैसा कि आपको पता है कि नया सेंसस जो है कास्ट बेस्ड सेंसस आने वाला है, तो उसके बारे में हम जानेंगे कि क्या है ओबीसी कमीशन, मंडल कमीशन जो बना, और ओबीसी को क्यों अफर्मेटिव एक्शन की आवश्यकता है, इन सब के बारे में हम जानेंगे। दैट इज गिवन इन इंडियन एक्सप्रेस डिजिटल। एंड सोशल जस्टिस से इस टॉपिक को आप कोरिलेट कर सकते हैं। तो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज आपको मेंस 500 के बारे में पता ही होगा, जो हमारी जो है 500 टॉपिक वाइज आंसर राइटिंग करवाई जाती है। ठीक है, तो चलो चलते हैं। पहला है आपका एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड है, सी। और ये दिया हुआ है आपका इंडियाज इमर्जिंग सील्ड अगेंस्ट द क्लाइमेट क्राइसिस। क्लाइमेट क्राइसिस का मतलब ये हो गया आपका कि जो जलवायु संकट है, ठीक है, क्लाइमेट क्राइसिस का मतलब जो जलवायु संकट है उससे आखिर इंडिया कैसे लड़ रहा है। तो पहले हम ये जानते हैं कि इंडिया में आखिर अभी तक कौन से एक्सट्रीम वेदर और क्लाइमेट डिजास्टर हुए हैं, मतलब कौन कौन से जो है जलवायु संकट हुए हैं। तो जैसा कि अभी आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश में कम से कम 20+ फ्लैश फ्लड आए हैं। फ्लैश फ्लड क्या होता है? फ्लड तो समझते हो ना, बाढ़। फ्लैश फ्लड का ये मतलब होता है कि अगर बारिश हो रही है तो 3 से 6 घंटे के अंदर अंदर ही अगर बाढ़ आ जाए हैवी रेनफॉल की वजह से, तो इसे हम क्या कहते हैं? फ्लैश फ्लड। ठीक है, सिक्किम में अभी फ्लैश फ्लड आया था, है ना? देखो, जो कॉन्सेप्ट आपको ज्योग्राफी में एक चीज आप जरूर करो, जैसे फ्लैश फ्लड है ना, तो आप इसको यूट्यूब में डालो फ्लैश फ्लड और उसकी इमेज देख लो कि कैसे आते हैं, तो वो आपके मेमोरी में बिल्ड हो जाएगा। लैंडस्लाइड्स, भूस्खलन हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। क्लाउड बर्स्ट देखने को मिलता है। क्लाउड बर्स्ट क्या होते हैं? मतलब बादल का फटना, है ना? अब इंडिया आपको जैसा कि पता होगा कि जो है वो एक्सट्रीम क्लाइमेट वनरेबल जोन है, मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा संकट आते हैं कि यहाँ बादल फटने की संभावना ज्यादा आपको मिलती है, बाढ़ होती है, लैंडस्लाइड होता है, भूस्खलन होता है। क्यों? क्योंकि सिंस देखो यहाँ पे क्या है, ग्लोबल वार्मिंग एक मेजर प्रॉब्लम है हमारी कंट्री में, चूंकि इंडिया क्या है, ट्रॉपिकल कंट्री है। तो इंडिया की अब हम समस्याएं देखेंगे, वनरेबिलिटी। देखो, 1909 से अगर हम देखें तो 764 मेजर डिजास्टर हुए हैं, जिसमें से 50% जो है वो 2000 के बाद हुए हैं। 56 बिलियन लॉसेस हुए हैं, जो हाईएस्ट है साउथ एशिया में। और ये क्लाइमेट इवेंट्स क्या हैं? फ्रीक्वेंट, जल्दी जल्दी हो रहे हैं, अनप्रिडिक्टेबल है, इनके कोई प्रिडिक्ट होने की चांसेस नहीं है। जैसे दिल्ली में क्या होता है कि अर्थक्वेक बहुत अचानक और बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी का आता है, इन पंखे उनके हिलते हैं तो पूरा पता चलता है। एंड इकोनॉमिकली डिसरप्टिव। अब देखो, आखिर इससे लड़ने के लिए एक और जो हमने निकाला है वो है पैरामेट्रिक इंश्योरेंस। तो पैरामेट्रिक इंश्योरेंस होता क्या है? सी गाइज, पहले तो आप जान लो कि जनरल इंश्योरेंस क्या होता है। ठीक है, तो इंश्योरेंस को हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों समझ रहे होंगे कि इंश्योरेंस को क्या कहते हैं। इंश्योरेंस ही होता है। और बीमा कहते हैं शायद ना इंश्योरेंस को। तो पैरामेट्रिक इंश्योरेंस, पैरामेट्रिक बीमा। देखो, जनरल जो इंश्योरेंस होता है उसमें क्या होता है कि सपोज आपको कहीं से इंश्योरेंस मिला हुआ है एक प्रकार का, एंड कोई एक्सीडेंट होता है, तो वो जो
जिस कंपनी से आपने इंश्योरेंस लिया है या बैंक से, तो उससे क्या होता है कि आपको उस आधार पे पैसे मिलते हैं। इंश्योरेंस होता है आपका, जो वहां पे लॉस होता है उसके आधार पे होता है इंश्योरेंस, है ना? कि वो कंपनी पहले टैक्स डिडक्शन एट सोर्स करेगी, जो वहां घटना घटित हुई है पूरा लाभ हानि देख के आपको इंश्योरेंस मिलता है। लेकिन पैरामेट्रिक इंश्योरेंस में क्या होता है कि ये प्री डिफाइंड होता है, ठीक है? और डाटा ड्रिवन इंश्योरेंस मॉडल होता है, जो ऑटोमेटिकली पे हो जाता है जब कोई भी इंडेक्स थ्रेशोल्ड, जैसे कि वर्षा मतलब रेनफॉल, टेम्परेचर ताप, या विंड स्पीड, या जो हवा की जो स्पीड है वो ब्रीच्ड हो जाती है विदाउट असेसिंग एक्चुअल लॉस और डैमेज। इसका मतलब ये है कि अगर देखो पैरामेट्रिक इंश्योरेंस में क्या होगा कि ये प्री डिफाइंड, पहले से ही डिफाइंड है कि मान लो अगर मान लो कि कोई जैसे बारिश है, सॉरी, अगर मान लो पैरामेट्रिक इंश्योरेंस में ये हम कह सकते हैं कि अगर मान लो हवा चल रही है और हवा जो है उसकी स्पीड इतने से ज्यादा हो रही है और उसने कहीं लॉस किया, ठीक है? तो वहां पे क्या होता है कि आपको एक इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा पैरामेट्रिक इंश्योरेंस के अंतर्गत। जैसे इसमें एक्चुअल उससे क्या आपको हानि हुई, किसी स्थल पे क्या हानि हुआ उसको नहीं देखा जाएगा, लेकिन केवल रेनफॉल, टेम्परेचर, विंड स्पीड, आखिर ये किस अमाउंट में जा रहे हैं उसको प्री डिफाइंड, उसके आधार पे ये इंश्योरेंस दिया जाता है, ठीक है? तो पैरामेट्रिक इंश्योरेंस जैसे ट्रिगर बेस्ड पे आउट्स होते हैं। अगर मान लो रेनफॉल 300 मिलीमीटर से कम का है और इससे कहीं घटना घटित हुई, तो ऑटोमेटिकली इंश्योरेंस दिया जाएगा। टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा है, ये ब्रीच हुआ तब। वेरीफाइड डाटा आईएमडी से मिलता है, नासा सैटेलाइट सोर्सेस। तो आपको पैरामेट्रिक इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस में अंतर समझ में आया कि जनरल इंश्योरेंस में क्या होगा कि अगर मान लो ये जो बीमा है कहीं पे अगर जो घटना घटित हो रही है, मान लो किसी किसान की मतलब प्रधानमंत्री जो फसल बीमा योजना है उसके अंतर्गत इंश्योरेंस मिलता है क्रॉप पे, तो मान लो वहां पे कितना क्रॉप जला या कोई घटना इस तरीके की घटित हुई, तो एक्चुअल जो लॉस या डैमेज है उस हिसाब से वहां पे इंश्योरेंस मिल रहा है। लेकिन पैरामेट्रिक में क्या है, ये प्री डिफाइंड डाटा ड्रिवन इंश्योरेंस है कि इतनी रेनफॉल अगर कम हुई, टेम्परेचर इतना ज्यादा हुआ, हम एक्चुअल लॉस या डैमेज नहीं देख रहे हैं, उस आधार पे ये इंश्योरेंस हमको मिल रहा है, ठीक है? तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। देखो इसकी मेन प्रॉपर्टी क्या है कि नो डैमेज इंस्पेक्शन इज रिक्वायर्ड, वहां पे मतलब इंस्पेक्शन नहीं किया जाता है, छानबीन नहीं की जाती है। अब ये वर्क कैसे करता है, तो जैसे मैंने समझाया कि एग्जाम्पल झारखंड माइक्रो फाइनेंस कवर करता है फार्मर लोन्स इफ सोइंग सीजन रेनफॉल 300 मिलीमीटर। अगर अ, जो सोइंग सीजन है, जो आपका सोइंग मतलब जो आपका बुआई का मौसम है, उस समय जो बारिश हुई है वो 300 मिलीमीटर से कम हो, तो झारखंड का जो माइक्रो फाइनेंस पॉलिसी है वो कवर करता है फार्मर लोन को, ठीक है? इसी प्रकार से राजस्थान सोलर फर्म्स गेट कंपनसेटेड इफ सनलाइट ड्रॉप बिलो एवरेज। तो अगर राजस्थान में, चूंकि आपको पता है वहां सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट चलता है, तो अगर वहां सनलाइट जो है वो बिलो एवरेज आती है तो वहां के सोलर फर्म को कंपनसेशन दिया जाता है। तो ग्लोबल एडॉप्शन इसका अफ्रीका में अडॉप्ट हुआ है, पैसिफिक आइलैंड, यूके साइक्लोन के लिए, फ्लड एंड ड्रॉट्स के लिए। इंडिया में सबसे पहले जो नागालैंड जो है वो पहला स्टेट है जिसने परचेज किया था मल्टी ईयर पैरामेट्रिक कवर फॉर लैंडस्लाइड एक्सट्रीम रेनफॉल, कि अगर एक्सट्रीम रेनफॉल आता है तो हम ये पैरामेट्रिक कवर इंश्योर करेंगे। एंड ये आपका सजेशन है, इसमें कोई इस तरीके का नहीं है, ये आप देख सकते हैं। जीएस पेपर 3 डिजास्टर मैनेजमेंट 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अर्बन फ्लड्स ड्यू टू हाई इंटेंसिटी रेनफॉल इज इंक्रीजिंग ओवर द ईयर, कि ज्यादा वर्षा की वजह से क्या है, जो अर्बन फ्लड है, जो शहरी क्षेत्रों में फ्लड है वो क्या हो रहे हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, किसकी वजह से, रेनफॉल की वजह से। डिस्कसिंग द रीजन फॉर अर्बन फ्लड की वजह बताते हुए हाईलाइट करिए। तो रीजन बताना है, डिस्कस करना है रीजन फॉर अर्बन फ्लड, हाईलाइट द मैकेनिज्म फॉर प्रिपेयर्डनेस टू रिड्यूस द रिस्क ड्यूरिंग सच इवेंट, कि आखिर कौन कौन सी प्रिपरेशन हम करें कि इस इवेंट से बचा जा सके। तो हम देखते हैं कि इसका हम आंसर कैसे लिखेंगे। तो इस आंसर को आप कैसे लिखेंगे, सी क्वेश्चन क्या है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अर्बन फ्लड ड्यू टू हाई इंटेंसिटी रेनफॉल इज इंक्रीजिंग ओवर द ईयर,
डिस्कस द रीजन फॉर अर्बन फ्लड, हाईलाइट द मैकेनिज्म फॉर प्रिपेयर्डनेस टू रिड्यूस द रिस्क ड्यूरिंग सच इवेंट। तो सबसे पहले अर्बन फ्लड क्या होता है ये आप डिफाइन करिए। ठीक है, तो अर्बन फ्लड का क्या मतलब होता है? इट refers टू inundation ऑफ लैंड और प्रॉपर्टी। जब देखो लैंड या प्रॉपर्टी में जो जल भराव हो जाता है ज्यादा रेनफॉल की वजह से, तो उसे क्या कहते हैं? अर्बन फ्लडिंग। कहाँ पे ये चीज होगी? डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में। किस वजह से? एक्सेसिव रेनफॉल की वजह से। ठीक है, वहां की ड्रेनेज कैपेसिटी को क्या कर जाए? ये ओवरवेल्म कर जाए, तो इसे हम कहते हैं अर्बन फ्लडिंग। जैसे कि रिसेंटली आप बम्बई, चेन्नई एंड बेंगलुरु में ये देखा गया है। फिर सेकंड ऑप्शन, एक क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्कस करिए डिस्कसिंग द रीजन फॉर अर्बन फ्लड। तो अर्बन फ्लड के जो है आप कारण लिखिए, है ना। रीजन फॉर इंक्रीजिंग अर्बन फ्लड लिखिए इसमें। तो पहला आप रीजन क्या लिखेंगे इसमें? देखो अब आप सारे डायमेंशन को कवर करिए। जैसे पहला आप लिखेंगे हाई इंटेंसिटी रेनफॉल, जो बहुत ज्यादा वर्षा होती है उसके वजह से। बहुत ज्यादा वर्षा होगी, क्लाउड बस्ट होगा, और मानसून वेरिएबिलिटी, जो मानसून में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो इसमें आप लिखेंगे कि क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या है? ज्यादा इरेटिक और एक्सट्रीम रेनफॉल इवेंट हुआ है, जिसकी वजह से जो है क्या होता है आपका? एक अर्बन फ्लडिंग है। दूसरा आप इसमें क्या लिखेंगे? अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन की, ये जो शहरीकरण हुआ है, अर्बनाइजेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? शहरीकरण ना। तो ये जो अर्बनाइजेशन हुआ है ये प्लान्ड तरीके से नहीं हुआ है। तो इससे क्या होता है कि जो भी हमारे नेचुरल वाटर बॉडीज हैं या वेटलैंड है वहां पे इंक्रोचमेंट होता है। एक ये इसका रीजन है। तीसरा क्या है? इनएडिक्वेट स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज। जो हमारे ड्रेन्स हैं वो क्या है? पुराने हैं और पुअरली मेंटेन्ड हैं। फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या है? सही नहीं है। ठीक है, उसकी वजह से अर्बन फ्लडिंग होता है। मतलब ठोस अपशिष्ट प्रबंधन जो है वो सही नहीं है। उसके बाद आप जो है लॉस ऑफ ग्रीन कवर लिखिए, क्योंकि अगर देखो ग्रीन कवर कम है तो पार्क नहीं है, ओपन स्पेसेस नहीं है, तो उससे क्या होगा? ये जो परकोलेशन कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। एंड फिर आप छठवां लिखिए अर्बन हीट। ठीक, अब मैकेनिज्म नेक्स्ट इसमें कह रहा है कि हाईलाइट द मैकेनिज्म फॉर प्रिपेयर्डनेस टू रिड्यूस द रिस्क ड्यूरिंग सच इवेंट। तो मैकेनिज्म हम इसमें लिखेंगे कि पहला अर्बन फ्लोड जोनिंग एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम। अभी कल हमने देखा था अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग सिस्टम एंड राइट फोन में, उसी प्रकार से जो है इसके आखिर कैसे जो है इस रिस्क को रिड्यूस किया जाए, तो वो मैकेनिज्म पूछा है। तो पहला हम अर्बन फ्लोड जोनिंग लिखेंगे। दूसरा आप इसमें लिखेंगे ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर। ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये है कि रिस्टोर करें किसको? लेक्स को, वेटलैंड को, ओपन स्पेसेस को, है ना। और जो भी अर्बन ड्रेनेज है उसको क्या करें? इम्प्रूव करें, और बेटर अर्बन प्लानिंग करें, और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हो इस चीज के लिए। ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करें ताकि इसको रोका जा सके। और जैसे कि गवर्नमेंट की जो स्मार्ट सिटी मिशन है, अमृत गाइडलाइन है, वो इससे रिलेटेड है। तो ऐसे करके बाकी आप कंक्लूजन में जो है छोटा सा लिख दीजिए कि अर्बन फ्लड आर रिजल्ट ऑफ बोथ नेचुरल एंड एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर, और यहाँ से ऐसे आप इसको खत्म कर दीजिए। तो ये आपका हो गया 2023 में आए हुए क्वेश्चन का आंसर। नाउ 2020 में आपका आया हुआ है इंडिया हैज इमेंस पोटेंशियल ऑफ सोलर एनर्जी दो देयर आर रीजनल वेरिएशन इन इट्स डेवलपमेंट, इलेबोरेट। ठीक है, तो इसका कैसे लिखेंगे आप जो है कमेंट में बताइए। 2020 में आए हुए का आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 2019। ठीक है, 2020 वाला हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले आप जो है खुद अपने से कोशिश करिए। एक मैंने बताया तो vulnerability is an essential element for defining disaster impact and its threat to people. How and in what ways can vulnerability to the disaster be reduced? तो आपने क्वेश्चन एक बार जो है आप अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है,
वल्नरेबिलिटी जो है वो इसेंशियल एलिमेंट है किस चीज के लिए? फॉर डिफाइनिंग डिजास्टर इम्पैक्ट्स एंड इट्स थ्रेट टू पीपल। हाउ एंड इन व्हाट वेज कैन वल्नरेबिलिटी टू द डिजास्टर बी रिड्यूस्ड? 2019 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। तो वल्नरेबिलिटी को हिंदी में क्या कहते हैं? भेद्यता। इसका मतलब ये है कि कोई चीज आपको कितना नुकसान पहुंचा सकती है। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये एक इसेंशियल एलिमेंट है किस चीज के लिए? डिजास्टर इम्पैक्ट को डिफाइन करने के लिए। कि देखो डिजास्टर मतलब किसी भी चीज से कितनी चोट पहुंचती है वही तो बताता है ना कि किसी घटना का प्रभाव क्या है। कि मान लो अर्थक्वेक से अगर कोई बड़ा हाउस गिरा या कितना उसका एरिया प्रभावित हो रहा है तो वो अर्थक्वेक का इम्पैक्ट बताएगा और लोगों को कितनी हानि हो रही है। ठीक है, तो किस प्रकार से जो है सेकंड पार्ट में कह रहा है कि किस प्रकार से जो है ये जो भेद्यता है, ये जो चोट पहुंचा रहा है, उसे हम क्या कर सकते हैं? रिड्यूस कर सकते हैं। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इसका हम आंसर कैसे लिख सकते हैं? पहले तो आप इसमें तो पहले तो आप क्वेश्चन में जो है इंट्रोडक्शन लिखिए कि यहाँ पे वल्नरेबिलिटी का क्या मतलब है। कि किसी भी सिस्टम, कोई भी सिस्टम है, कोई भी असेट है या कम्युनिटी है, वो कितना प्रभावित हो सकता है किसी भी हजार्ड से। ठीक है, किसी भी डिजास्टर से, किसी भी आपदा से। तो ये होती है वल्नरेबिलिटी। नाउ अब इसमें कौन कौन से तरीके हम अपना सकते हैं? तो आप पहले सेकंड है कि किस तरीके से जो है वल्नरेबिलिटी को एड्रेस किया जा सकता है। तो आप इसमें कई डायमेंशन डालो। पहले आप डालो कि सोशल वल्नरेबिलिटी, सामाजिक भेद्यता रिडक्शन कैसे हो सकता है। ठीक है, तो उसमें कैसे हो सकता है? पहला कम्युनिटी अवेयरनेस एंड एजुकेशन के माध्यम से, इंक्लूसिव प्लानिंग के माध्यम से। हम फोकस किस पे करें? जो वल्नरेबल ग्रुप हैं जैसे एल्डरली, चिल्ड्रेन, डिसेबल जो अपाहिज हैं, एंड वीमेन। सेकंड हम क्या करेंगे? देखो, तो एक तो हो गया सोशल वनरेबल की जो लोग सोशली हैं पहले हम उधर ध्यान दें। फिर इकोनॉमिकली वनरेबल करेंगे। ठीक है, तो प्रोवाइड करें अल्टरनेटिव इनकम सोर्सेस ऐसे स्थिति में, जैसे कि एग्रो फॉरेस्ट्री पे फोकस करें, हैंडीक्राफ्ट पे फोकस करें, हाथ से बनी हुई चीजों पे। ठीक है, क्रॉप को इंश्योरेंस दें, प्रॉपर्टी में इंश्योरेंस एंड लाइफ इंश्योरेंस दें अगर किसी प्रकार का डिजास्टर होता है। अभी हमने इंश्योरेंस के बारे में पढ़ा। फिर फिजिकल या इंफ्रास्ट्रक्चर वल्नरेबिलिटी, अगर कोई फिजिकल या इंफ्रास्ट्रक्चरल चीजें प्रभावित हो रही हैं तो जैसे जो बिल्डिंग होती है वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बनाए। अर्थक्वेक मतलब भूकंप से बच सके वो बिल्डिंग, उसमें कुछ ऐसे उपकरण लगाए जाएं, साइक्लोन के शेल्टर्स बनाए जाएं, बड़े ऊंचे प्लेटफॉर्म बनाए जाएं ताकि जो है फ्लडिंग वगैरह से बचा जा सके, है ना। फिर हम एनवायरमेंटल वल्नरेबिलिटी इसमें लिखेंगे कि पर्यावरणीय भेद्यता क्या है। तो देखो मैंग्रोव जो होता है वो आपका स्टॉर्म वगैरह से प्रोटेक्शन देता है, तो मैंग्रोव्स ज्यादा से ज्यादा इंस्टॉल हो फॉर साइक्लोन प्रोटेक्शन। वेटलैंड क्या होता है? फ्लड को कंट्रोल करता है, बाढ़ को, तो वेटलैंड्स लगाए जाएं। ठीक है, फिर इंस्टीट्यूशनल वल्नरेबिलिटी क्या होता है? अब इंस्टीट्यूशनल लेवल पे क्या करना है कि जो आपका नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी गाइडलाइन है उसको क्या किया जाए? अप्लाई किया जाए। एनडीएमए जिनको हिंदी में नहीं पता होगा, उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। ठीक है, तो इसको अप्लाई किया जाए जो 2005 में हुआ था। इस प्रकार से क्या हम कर सकते हैं कि वल्नरेबिलिटी को रोका जा सकता है। नाउ फिर आप कंक्लूजन में लिखेंगे कि वल्नरेबिलिटी को जो रोकना है एक मल्टी डायमेंशनल और पीपल सेंट्रिक अप्रोच है, इसलिए इंटीग्रेटेड एफर्ट्स होना चाहिए सोशल एरिया में, इकोनॉमिक में, इन्वायरमेंटल में। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2019 के क्वेश्चन का आंसर। अब 2016 में आया हुआ एक क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी गाइडलाइन डिस्कस द मेजर। विथ रेफरेंस टू एनडीएमए गाइडलाइन
डिस्कस द मेजर टू बी अडॉप्टेड टू मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ रिसेंट इंसिडेंट ऑफ क्लाउड बर्स्ट इन मेनी प्लेसेस ऑफ उत्तराखंड। कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग वो मेजर्स बताइए जो अडॉप्ट किए गए टू मिटिगेट द इम्पैक्ट ऑफ रिसेंट इंसिडेंट हुआ क्लाउड बर्स्ट का, बादल फटने का, इन मेनी प्लेसेस ऑफ उत्तराखंड के बहुत से रीजन में। तो ये 2016 में जब क्लाउड बर्स्ट हुआ था तो उस समय ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ये उस समय के करंट का क्वेश्चन है। अभी देखो, अभी जिस प्रकार की घटना हो रही है, जैसे अभी जो है आपका फ्लैश फ्लड, और अभी हमको आगे मिलेगा ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट, ये दो हमको अच्छे से पढ़ने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2022 में आया हुआ है, एक्सप्लेन द पर्पज ऑफ ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव एंड वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड लॉन्च्ड at COP26, will it help in accelerating the transition to renewable energy? तो सी इस क्वेश्चन से आपको ये पता चलता है कि सीओपी की जो भी मीटिंग हो रही है उसके हमें आउटकम पता होने चाहिए। देखो, ये 2022 में जो सीओपी 26 हुआ था जब, तब ये जो है ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव एंड वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड न्यूज में चल रहा था। अब आपको क्या पता होना चाहिए, सीओपी 30 की मीटिंग कहाँ हो रही है और उसमें कौन से बड़े डिसीजंस लिए गए हैं। ठीक है, जो आपके 2025 मेंस में आ सकता है। तो सबसे पहले अगर ये क्वेश्चन, अब तो ये नहीं आएगा, अब सीओपी 30 का आएगा, लेकिन अगर आपको इसको लिखना है तो सबसे पहले जो है आप इसमें डिफाइन करिए कि ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव एंड वन सन वन वर्ल्ड है क्या। तो ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव जो है वो आपका आज आ चुका है 2022 या 23 में, है ना, प्रीलिम्स में सीओपी 29 से रिलेटेड ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था। तो आप ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव को डिफाइन करिए कि इट वाज लॉन्च्ड बाय इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के द्वारा लॉन्च हुआ था एट सीओपी 26 ग्लासगो नवंबर 2021 में, ताकि कैटेलाइज किया जा सके डेवलपमेंट ऑफ इंटरकनेक्टेड इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड। किसका यूज करके, सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी का यूज करके। फिर उसी समय जो है इंडिया ने एक कॉन्सेप्ट दिया, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, जो कॉन्सेप्ट ओरिजिनली प्रपोज किया गया था नरेंद्र मोदी जी द्वारा। कहा ये सबसे पहले ये प्रपोज किया गया था इंटरनेशनल सोलर अलायंस इन अक्टूबर 2018 में। ठीक है, फिर इसे मर्ज कर दिया गया आपका जीजीआई में टू फॉर्म अ यूनिफाइड ग्लोबल इनिशिएटिव। देखो, वो ये जो है आपका वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, इसका उद्देश्य क्या है, एक एक सन हो, एक देश हो, एक ग्रिड हो। तो इस पहले तो ये है कि हम रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करें, तो उसका पर्पज क्या है कि एनर्जी सिस्टम को डिकार्बोनाइज करना। जो भी एनर्जी सिस्टम कार्बन के माध्यम से यूज हो रहे हैं तो उससे क्या होता है, आपका पोल्यूशन होता है। तो पहला इसका उद्देश्य है कि डिकार्बोनाइज करना एनर्जी सिस्टम को। दूसरा ये है कि रिड्यूस करना स्टोरेज डिपेंडेंस। ठीक है, जो भी रीजन है सेम टाइम जोन में, उनको हम कनेक्ट करके जो है एनर्जी जनरेट करें। तीसरा ये है कि एनर्जी कॉस्ट को लोअर करना और कार्बन फुटप्रिंट को क्या कम करना। ठीक है, तो ये सब इसके उद्देश्य हैं। फिर इसमें नेक्स्ट क्या है कि क्या ये हेल्प करेगा कि ट्रांजिशन हो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ। तो हाँ, कैसे, अब हम इसमें लिखेंगे कि इसके क्या क्या इसमें फीचर हैं जो आपको हेल्प करते हैं इन कि हम जो है ट्रांजिशन करें, मूव करें रिन्यूएबल एनर्जी नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ। तो पहला तो ये है कि 24/7 रिन्यूएबल सप्लाई पोटेंशियल है। दूसरा ये है कि इसमें जो है इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसिंग हो रही है इंटरनेशनल सोलर अलायंस के माध्यम से, वर्ल्ड बैंक के माध्यम से। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं। पहला चैलेंज ये है कि कैपिटल कॉस्ट बहुत ज्यादा है। ठीक है, और इसकी इफेक्टिवनेस पे डिबेट चल रही है। इस तरीके से करके आप जो है कंक्लूजन खत्म कर लेंगे। 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, क्लाइमेट चेंज इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम, हाउ विल इंडिया बी अफेक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज, हाउ हिमालयन एंड कोस्टल स्टेट ऑफ इंडिया विल बी अफेक्टेड बाय क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज किसको किसको पता है कि क्लाइमेट चेंज होता क्या है, जलवायु परिवर्तन, है ना। एंड इंडिया कैसे अफेक्ट होगा क्लाइमेट चेंज के माध्यम से,
हिमालयन एंड कोस्टल स्टेट ऑफ इंडिया जो है वो कैसे इफेक्ट होंगे क्लाइमेट चेंज के माध्यम से? ये क्वेश्चन जो है आप बताएंगे मुझे इसका आंसर कमेंट में, ठीक है? और जिनको नहीं आता वो भी कमेंट में बताएंगे, सो दैट नेक्स्ट में करवाया जाए इसको। नहीं तो अगर मैं एक एक क्वेश्चन, देखो एक क्वेश्चन बता दिया है आपको कि आप इस बेसिस पे क्वेश्चन करो, नेक्स्ट में क्या है कि आपको उसी बेसिस पे आंसर देना है, कैसे कि क्लाइमेट चेंज एक ग्लोबल प्रॉब्लम है, इंडिया कैसे अफेक्ट होगा क्लाइमेट चेंज के माध्यम से, और हिमालयन और कोस्टल स्टेट ऑफ इंडिया जो है वो कैसे क्लाइमेट चेंज से अफेक्ट होंगे। तो आई होप आप पहले क्लाइमेट चेंज को समझाइए, फिर उसमें लिखिए कि आखिर जलवायु परिवर्तन के माध्यम से इंडिया कैसे अफेक्ट हो रहा है, तो आप सारे डायमेंशन को लिखिए और फिर लिखिए कि जो हिमालयन और कोस्टल स्टेट है वो कैसे क्लाइमेट चेंज से होंगे, देन कंक्लूजन लिखिए। चलो, नज 100 MCQ। अब जो हमारी टेस्ट सीरीज चलती है नज 100, उसमें हम आ जाते हैं। विथ नाउ क्वेश्चन देखो आप, विथ रेफरेंस टू पैरामेट्रिक इंश्योरेंस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला क्या है, आंसर नहीं देखना है। इट प्रोवाइड कंपनसेशन ओनली आफ्टर फिजिकल डैमेज असेसमेंट इज कंडक्टेड ऑन साइट। कि ये कंपनसेशन कब प्रोवाइड करता है, क्षतिपूर्ति कब ये देता है, जब केवल जब किसी साइट पे जो फिजिकल डैमेज हुआ है उसको देखा गया हो। और ये जो पे आउट है ये डिसाइड होता है प्री एग्रीड थ्रेशोल्ड रिलेटेड टू एनवायरमेंटल पैरामीटर, ठीक है। थर्ड है कि इट इनेबल फास्टर डिसबर्सल ऑफ फंड ड्यूरिंग द क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर। इसमें से कौन सा सही है? देखो पहला इसमें ये कह रहा है कि ये कंपेंसेशन कब देता है, केवल जब फिजिकल डैमेज ऑन द साइट देखा गया, उसका असेसमेंट किया गया हो। अभी मैंने जनरल जो आपका कंपेंसेशन होता है और जो पैरामेट्रिक इंश्योरेंस होता है और जो जनरल इंश्योरेंस होता है उसमें अभी मैंने अंतर बताया, तो ये तो गलत है। पे आउट्स आर बेस्ड ऑन प्री एग्रीड थ्रेशोल्ड। जो जो इंश्योरेंस क्लेम दिया जाता है वो आपको प्री पहले से ही डिसाइडेड थ्रेशोल्ड पे दिया जाता है रिलेटेड टू एनवायरमेंटल पैरामीटर, जैसे विंड की स्पीड क्या है, अर्थक्वेक की इंटेंसिटी क्या है ना, तो ये सही है। और इट इनेबल फास्टर डिसबर्सल ऑफ फंड ड्यूरिंग द क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर, ये भी सही है। तो पहला तो गलत है, काटो। सही कौन सा हुआ, 2 एंड 3, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, पैरामेट्रिक इंश्योरेंस डिफर फ्रॉम ट्रेडिशनल इंश्योरेंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज। पहला है कि पैरामेट्रिक इंश्योरेंस कवर करता है केवल मैन मेड डिजास्टर। दूसरा है इट ऑलवेज रिक्वायर्स ऑन फील्ड वेरिफिकेशन बिफोर द पे आउट। पे आउट से पहले जो है इसमें क्या होनी चाहिए, फील्ड की वेरिफिकेशन होनी चाहिए। और ये थर्ड क्या है कि ये यूज करता है प्री डिफाइंड, पहले से ही डिफाइंड जो क्लाइमेट डाटा है उसका यूज करता है, और ये केवल लिमिटेड है एग्रीकल्चरल यूजेज ओनली। तो सोचिए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो है सी होगा, है ना, प्री डिफाइंड क्लाइमेट डाटा का यूज करता है, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज ट्रिगर्स इन अ पैरामेट्रिक इंश्योरेंस पॉलिसी। किस किस का हम एज ए ट्रिगर यूज कर सकते हैं पैरामेट्रिक इंश्योरेंस पॉलिसी में? रेनफॉल लेवल, विंड स्पीड, सिस्मिक एक्टिविटी, ह्यूमिडिटी परसेंटेज। तो इसमें जो है चारों का यूज होगा, ठीक है। देख लो आप, रेनफॉल लेवल का भी यूज होता है, विंड स्पीड का भी, सिस्मिक एक्टिविटी का भी, ह्यूमिडिटी परसेंटेज का भी। नेक्स्ट है, रिसेंटली विच इंडियन स्टेट बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट मल्टी ईयर पैरामेट्रिक इंश्योरेंस कवरेज फॉर लैंडस्लाइड एंड एक्सट्रीम रेनफॉल। तो लैंड स्लाइड और एक्सट्रीम रेनफॉल के लिए जो है किस स्टेट ने अडॉप्ट किया है मल्टी ईयर पैरामेट्रिक इंश्योरेंस? अभी हमने ऊपर देखा था नागालैंड, ठीक है। नेक्स्ट पढ़िए, एडवांटेज किसके, पैरामेट्रिक इंश्योरेंस के। पहला क्या है, फास्टर पे आउट ड्यूरिंग द नेचुरल डिजास्टर, रिमूव करता है सब्जेक्टिविटी इन क्लेम प्रोसेसिंग,
रिड्यूस करता है डिपेंडेंसी ऑन मैनुअल लॉस वेरिफिकेशन, गारंटीड फुल कंपेंसेशन फॉर ऑल लॉसेस। तो पहला इसमें है कि फास्टर पे आउट होता है ड्यूरिंग द नेचुरल डिजास्टर। पे आउट का मतलब तो समझ में आ रहा है ना आपको, फास्टर पे आउट मतलब कि जल्द भुगतान, ठीक है, पे आउट अगर आप नहीं समझ पा रहे होगे। तो एडवांटेज क्या है पैरामेट्रिक इंश्योरेंस का? पहला क्या है कि फास्टर पे आउट ड्यूरिंग द नेचुरल डिजास्टर, जब किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा हो रही है तो जल्दी से भुगतान हो रहा है। रिमूव करता है सब्जेक्टिविटी इन क्लेम प्रोसेसिंग। ये बताओ अगर ये पहले से ही डिसाइडेड है और ऑन साइट वहां इंस्पेक्शन नहीं हो रहा है साइट पे जाके, तो उससे सब्जेक्टिविटी रिमूव हुई कि नहीं? ठीक है, क्योंकि ये प्री डिसाइडेड है। रिड्यूस करता है डिपेंडेंसी ऑन मैनुअल लॉस वेरिफिकेशन। अब ऐसा तो है नहीं, मतलब ऐसा तो है नहीं कि ऑन साइट जाके वहां पे इंस्पेक्शन हो रहा है और फिर वहां लॉस या डैमेज देखा जा रहा है, ये प्री डिसाइडेड है, इसीलिए डिपेंडेंसी क्या है, मैनुअल लॉस पे नहीं देखी जा रही। तो रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑन मैनुअल लॉस, ये भी सही है। गारंटीड फुल कंपेंसेशन फॉर ऑल लॉसेस। तो क्या ये देखो लॉस या डैमेज के हिसाब से नहीं होता है ना? अभी हमने ऊपर देखा पैरामेट्रिक इंश्योरेंस और जो जनरल इंश्योरेंस है उसमें यही अंतर है कि जनरल इंश्योरेंस जो है वो आपका दैट इज बेस्ड ऑन द लॉस और डैमेज, लेकिन पैरामेट्रिक इंश्योरेंस क्या है, वो इस चीज पे जो थ्रेशोल्ड उसने डिसाइड किया कि अर्थक्वेक इतने फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो गया या कोई भी आपदा इतनी फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो गई, उस पे आधारित है। तो चौथा गलत हुआ, तो पहला, दूसरा एंड तीसरा सही है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ नेक्स्ट है हमारा, हाउ इज इंडिया प्रिपेयरिंग अगेंस्ट द ग्लोफ इवेंट? ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड से इंडिया कैसे लड़ रहा है? और इसको हिंदी मीडियम वालों के लिए इसे क्या कहते हैं, हिमनद झील विस्फोट बाढ़। ठीक है, हिमनद झील विस्फोट बाढ़। तो मतलब आपको समझ में नाम से ही आ गया होगा, है ना? ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड मतलब ग्लेशियल लेक के आउटबर्स्ट फट जाने से जो फ्लड आ रहा है, जो बाढ़ आ रहा है। तो अब इसका मतलब हमें पता होना चाहिए कि ग्लेशियल लेक क्या होता है। ठीक है, देखो जो ग्लेशियर्स होते हैं ना, उनके नीचे ग्लेशियर के ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है, ग्लेशियर पिघलता है, तो उनके ग्लेशियर के पिघलने से जो लेक बनती है वो आपकी हो गई ग्लेशियल लेक। ठीक है, तो मान लो ये आपका ग्लेशियर है, ये है आपका हिमनद। अब इसके पिघलने से यहाँ पे आपका क्या बना, ग्लेशियर लेक बना। अब ये जो ग्लेशियर जब बहना शुरू करता है अंडर ग्लोबल वार्मिंग, तो ये क्या है, अपने साथ कंकड़ पत्थर को लेके चलता है ना? तो उससे जो है एक बांध का निर्माण हो जाता है, मोरेन्स। अब क्या होता है, यही जो बांध होते हैं ये ग्लेशियल लेक के वाटर को रोके रखते हैं। तो अब देखो क्या होता है कि अगर किसी वजह से, जैसे कि अवालांचेस की वजह से, या लैंडस्लाइड हो गया, भूस्खलन हो गया, या एक्सेस मेल्ट वाटर प्रेशर हो गया, या अर्थक्वेक भूकंप के माध्यम से अगर ये जो है बांध फटना शुरू हो गए, तो क्या होगा, ये ग्लेशियल लेक आउटबस्ट हो जाएगा और क्या होगा, बाढ़ आ जाएगा। ठीक है, तो ये ग्लेशियल लेक आउटबस्ट फ्लड्स क्या होता है, अ ग्लेशियल लेक आउटबस्ट फ्लड एक सडन रिलीज ऑफ वाटर है फ्रॉम द ग्लेशियल लेक ड्यू टू द डैम फेलर की वजह से। जो डैम किसके बने हुए हैं, आइस के या मोरैन्स के? तो मोरैन भी मैंने बता दिया कि जब ग्लेशियर जो है वो पिघल के चलता चला जाता है तो अपने साथ कंकड़ पत्थर को लेके जाता है। तो यहाँ पे जो ये कंकड़ पत्थर का जमा हुआ है लेक के आसपास, जो लेक को बांधे रख रहा है, तो यही ये जो है ये नेचुरल डैम का निर्माण कर रहे हैं। और अगर ये फट जाएगा तो क्या होगा, पानी यहाँ ज्यादा इकट्ठा है और फट रहा है तो पानी फैल जाएगा जिससे फ्लड आ जाएगा। उसके कई रीजन हो सकते हैं, लैंडस्लाइड हो सकता है, भूस्खलन हो सकता है, अवालांचे हो सकते हैं, या मेल्ट वाटर जो पिघला हुआ पानी है वो बहुत ज्यादा हो गया, ग्लोबल वार्मिंग से ग्लेशियर पानी बहुत ज्यादा से पिघल रहा है, तो इस लेक में पानी बहुत ज्यादा आ गया तो भी ये उतना प्रेशर नहीं सह पा रहा है, अर्थक्वेक की वजह से। तो रिसेंट जो है ग्लोफ इन नेपाल कहाँ पे हुए? पहला देखो, रिसेंटली ये देखा गया है तिब्बत नेपाल ट्रांस बाउंड्री रीजन में, एंड चाइना बिल्ट फ्रेंडशिप ब्रिज जो लेंडे रिवर पे बनी है, एंड जिसने डैमेज किया है हाइड्रो पावर प्लांट्स ऑन भोते कोसी कटिंग 8% ऑफ नेपाल पावर। अब इंडिया का थोड़ा हम ग्लोफ रिस्क जानते हैं।
28,000 प्लस ग्लेशियर लेक जो है वो इंडियन हिमालयन रीजन में है, जिसमें 75 लेक क्या है वो इंडिया में है। ग्लेशियर लेक आपके कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, एक सुप्रा ग्लेशियर लेक होगा, एक मोरैन डैम्ड होगा। तो सुप्रा ग्लेशियर लेक वो होता है जो ग्लेशियर के ऊपर बनता है, और मोरैन डैम जैसे हमने बताया जो डेब्रिस के आसपास बन रहे हैं। किस वजह से जो है ये फ्लड हो सकता है? अवालांचेस की वजह से, अर्थक्वेक की वजह से, और तेजी से अगर पिघल रहा है ग्लेशियर उसकी वजह से। तो मेजर जो ग्लोफ इवेंट्स हुए हैं इंडिया में, वो अभी देखो ये इंपॉर्टेंट 2023 में जो सिक्किम वाला हुआ था ग्लोफ इवेंट, ठीक है। चंगतांग डैम डिस्ट्रॉयड रिवर सिल्टिंग की वजह से। बस इसमें और आपको जानना है कि इंडिया के मिटिगेशन एफर्ट्स क्या हैं, इंडिया आखिर क्या क्या कर रहा है इससे लड़ने के लिए। तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो आपकी राष्ट्रीय आपदा प्राधिकरण है ना, ये एक अपना प्रोग्राम चलाती है जिसका नाम है नेशनल ग्लोफ प्रोग्राम। इसका बजट है $20 मिलियन के आसपास, जो अब हो गया है 195 लाख। इसमें के एक्शन लिए गए हैं हजार्ड असेसमेंट, हजार्ड को असेस करना और इंस्टॉल करना, क्या ऑटोमेटेड वेदर एंड वाटर स्टेशन बिल्ड करना, अर्ली वार्निंग सिस्टम की अगर ये फ्लड हो रहा है उससे पहले ही कैसे पहचान की जा सके, लेक वाटर ड्रॉ डाउन एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट। तो इसमें हजार्ड असेसमेंट है आपका, और इंस्टॉल करना क्या, ऑटोमेटेड वेदर एंड वाटर स्टेशन, ठीक है। बिल्ड करना अर्ली वार्निंग सिस्टम जो हमने कल या आज हमने देखा है ना, एंड लेक वाटर ड्रॉ डाउन, जो लेक में पानी है उसको क्या करना, कम करना, एंड कम्युनिटी को एंगेज करना। नाउ टेक्नोलॉजी यूज्ड, इसमें जो है इतना नहीं कुछ इंपॉर्टेंट है आपको, एक दो बस टेक्नोलॉजी जो है आप मेंस में लिखने के लिए याद कर लीजिए। यूएवी फॉर टेरेन मैपिंग, बस। ये वे फॉरवर्ड वगैरह देख लेना, इसमें कुछ समझाना नहीं है। अब देखो यूपीएससी मेंस पीवाईक्यू जीएस 3 में आया हुआ क्वेश्चन है, डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ नेचुरल डिजास्टर। तो इसमें हमें क्या करना है, कॉन्सिक्वेंस बताना है किसका, क्लाइमेट चेंज का, ऑन द फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ नेचुरल डिजास्टर। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, पहले तो आप इंट्रोडक्शन लिखो, है ना, सेम कि क्लाइमेट चेंज ड्रिवन बाय राइजिंग ग्रीन हाउस गैस इमिशन इज लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग। ये आपको इन सब का मतलब पता है ना, क्लाइमेट चेंज क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस क्या होता है। और फिर इसने बदला है किसको, वेदर पैटर्न को एंड एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट्स, ठीक है। फिर आप कॉन्सिक्वेंसेस लिखो ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन नेचुरल डिजास्टर। तो उसके कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं, पहला मोर फ्रिक्वेंट एंड इंटेंस हीट वेव, जल्दी जल्दी और बहुत ही अधिक तीव्रता का क्या होता है, हीट वेव होता है। साइक्लोनिक एक्टिविटी बढ़ती है, एग्जाम्पल में आप साइक्लोन अम्फान का डालो। फिर तीसरा लिखो अर्बन एंड फ्लैश फ्लड, देख रहे हो आप इन्वायरमेंट के सब टॉपिक एक दूसरे से रिलेटेड हैं। फिर चौथा आप लिखो कि इसकी वजह से जो है ड्रॉट ज्यादा आते हैं, चेंजिंग रेनफॉल पैटर्न जो है वो अफेक्ट करता है वाटर अवेलेबिलिटी को। फिर इसी में नेक्स्ट आप जो है ग्लोफ डालो, ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड। एग्जाम्पल में आप चमोली डिजास्टर डालो उत्तराखंड में। 6 पॉइंट में आप सी लेवल राइज लिखो। एंड कंक्लूजन 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस इज द फर्स्ट स्टेप इन एनी डिजास्टर मैनेजमेंट। सी डिजास्टर मैनेजमेंट में 3 स्टेप होते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट जो है वो एक पूरा यूपीएससी का एक टॉपिक है, और उसे देखो आप हर साल क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इसमें कह रहा है कि पहला स्टेप जो होता है ये क्या होता है, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस होता है, ठीक है। 3 हमें कौन से पता होने चाहिए, देखो ये जब आप पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा, मिटिगेशन होता है, प्रिपेयर्डनेस होता है, एंड रिस्पॉन्स होता है, ठीक है।
तो इसमें ये कह रहा है कि डिजास्टर प्रिपेयरनेस क्या है, पहला स्टेप है डिजास्टर मैनेजमेंट में, इसको आप एक्सप्लेन कीजिए। तो आप लिखो, पहले तीनों स्टेप को बताओ, फिर प्रिपेयरनेस को बताओ और डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है उसको बताओ। 2019 में आया हुआ है हाउ डू डिजास्टर अफेक्ट द डेवलपमेंट गेन्स एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री। तो डिजास्टर किस प्रकार से जो है डेवलपमेंट को और इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ कंट्री को प्रभावित करता है। तो अभी हमने कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ क्लाइमेट चेंज देखा, सेम पैटर्न पे तो जो है आप डिजास्टर का इफेक्ट लिखिए इकोनॉमिक ग्रोथ पे, कि अगर कहीं भी फ्लैश फ्लड या ग्लोव जैसी चीजें आती हैं तो किस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रभावित करती हैं, फ्लड कैसे वहां को प्रभावित करता है, अर्थक्वेक कैसे प्रभावित करता है, अलग अलग मैन मेड डिजास्टर और नेचुरल डिजास्टर दोनों को एक्सप्लेन करके बताइए इसमें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब नेक्स्ट हम देखते हैं जो हमारे नज 100 MCQ का क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्लेशियर लेक आउटबस्ट फ्लड। पहला क्या है, मोरैन डेम्ड लेक्स आर फॉर्म्ड बाय सॉलिड रॉक वॉल्स, ग्लोफ आर ऑलवेज कॉज्ड बाय एक्सेसिव रेनफॉल, साउथ लोहनक लेक इन 2023 लेड टू डैमेज ऑफ द चंगतांग डैम इन सिक्किम। तो इसमें से कौन कौन सा आपका सही है। तो पहले देखो कह रहा है कि मोरैन डैम्ड लेक्स आर फॉर्म्ड बाय सॉलिड रॉक वॉल्स। नहीं, अभी हमने देखा कि ये क्या होते हैं, मोरैन लूज डेब्रिस होते हैं ना, तो ये पहला तो गलत हो गया। और ये जो आउटबस्ट फ्लड आ रहा है, दैट आर ऑलवेज कॉज्ड बाय एक्सेसिव रेनफॉल। तो क्या जरूरी है कि हमेशा अत्यधिक वर्षा की वजह से हो, उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लैंडस्लाइड हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, तो दूसरा भी गलत है, बचा तीसरा, तो तीसरा सही है। ठीक है, नाउ मेमोरी रिचार्जिंग MCQ देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी इज यूज टू डिटेक्ट स्लोप इंस्टेबिलिटी इन हाई एल्टीट्यूड रीजन। लीडार, SAR, फोटोग्रामेट्री, ग्रामा स्पेक्ट्रोमेट्री। तो अभी हमने देखा था ऊपर कि हाई एल्टीट्यूड रीजन में इंस्टेबिलिटी को डिटेक्ट करने के लिए किसका यूज करते हैं, SAR इंटरफेरोमेट्री का। इसमें ज्यादा आपको कुछ नहीं जानना है। और जिन लोगों की भी इकोनॉमी वीक है वो जो है इकोनॉमी का नया मॉड्यूल डेली लाइव क्लासेस चलती हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका आया हुआ आर्टिकल, वॉज देयर अ सिक्योरिटी ब्रीच एट द क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइन DCX। तो देखते हैं इसमें क्या है। तो नेक्स्ट है हमारा कॉइन DCX क्रिप्टो हैक से रिलेटेड। ठीक है, देखो इसमें हुआ क्या है, जो कॉइन DCX है दैट इज, ये जो है इंडिया का लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है। अब यहाँ पे क्या हुआ है 20 जुलाई को, कि इसमें जो है एक मेजर सिक्योरिटी ब्रीच देखा गया है, और जिससे कितने का लॉस हुआ है, 44 मिलियन का कम से कम। ठीक है, हैक कर लिया गया है इस प्लेटफॉर्म को, और इस प्लेटफॉर्म में ने क्या कहा है कि जो कस्टमर का फंड है वो क्या है, सेव है, सेफ है। ठीक है, अब इसमें हमें जानना क्या है कि कोल्ड वॉलेट क्या होते हैं और हॉट वॉलेट क्या होते हैं। तो पहले तो आप ये समझ लो कि वॉलेट क्या होते हैं। तो पहले तो आप ये समझ लो वॉलेट क्या होते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी वॉलेट का मतलब ये होता है, क्रिप्टो करेंसी वॉलेट या क्रिप्टो वॉलेट जो होता है वो एक सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर टूल है जो आपकी क्रिप्टो करेंसी को मैनेज करता है। ठीक है, एक्चुअल में ये क्या करता है, ये डिजिटल जो करेंसी है उनको एक्चुअल में नहीं होल्ड करता है, लेकिन प्राइवेट केस को होल्ड करता है, जो हेल्प करती हैं किसके, क्रिप्टो करेंसी के एसेस में। अब हम ये जान लेते हैं कि दो वॉलेट होते हैं, हॉट वॉलेट होता है, कोल्ड वॉलेट होता है। तो हॉट वॉलेट का क्या मतलब है कि देखो, हॉट वॉलेट जो है वो आपका इंटरनेट से कनेक्टेड होता है। कोल्ड वॉलेट क्या होता है, दैट इज ऑफलाइन, अगर ऑफलाइन है तो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होगा। अब हॉट वॉलेट क्या है, उसकी एसेसिबिलिटी क्या होती है, हाई होती है। कोल्ड वॉलेट की क्या होती है, लो होती है। सिक्योरिटी रिस्क हॉट वॉलेट में क्या होता है, ज्यादा होता है। चूंकि ये इंटरनेट से कनेक्टेड है तो ये वल्नरेबल होता है ऑनलाइन हैक्स के। कोल्ड वॉलेट लोअर रिस्क होता है। और हॉट वॉलेट का यूज कब होता है, एक्टिव ट्रेडिंग के लिए
और डे टू डे ट्रांजेक्शन में, और कोल्ड वॉलेट का यूज होता है लॉन्ग टर्म स्टोरेज ऑफ लार्ज अमाउंट के लिए। हॉट वॉलेट के एग्जाम्पल में आपके आते हैं मोबाइल वॉलेट, डेस्कटॉप ऐप, एक्सचेंज वॉलेट। और ये कोल्ड में आपके आते हैं हार्डवेयर वॉलेट, पेपर वॉलेट, ईटीसी। बैकअप रिक्वायरमेंट, तो हॉट में पता है कि ऑनलाइन बैकअप होता है, और चूंकि कोल्ड है तो ये ऑफलाइन होता है, मैनुअल बैकअप होता है। कॉस्ट क्या होती है, हॉट वॉलेट में मोस्टली फ्री होता है, और कोल्ड में क्या होगा, चूंकि ऑफलाइन है तो इट में इन्वॉल्व कॉस्ट फॉर सिक्योर हार्डवेयर डिवाइसेस। वल्नरेबिलिटी क्या होती है, तो हॉट वॉलेट जो होगा आपका वो दैट इज तो हॉट वॉलेट की वल्नरेबिलिटी क्या होती है, ये ससेप्टेबल होता है टू द फिशिंग, मॉलवेयर एंड सर्वर हैक। फिशिंग का मतलब ये है कि देखो, अगर आपको किसी भी प्रकार का जो है गलत ईमेल या किसी भी प्रकार का लिंक आ रहा है आपके पासवर्ड या क्रेडिट कार्ड की डिटेल को लेने के लिए, ठीक है, और कोल्ड वॉलेट जो होता है वो आपका वल्नरेबल होता है ओनली इफ इसको, अगर ये फिजिकली ही इसका स्टोरेज हो रहा है, तो अगर इसको केवल फिजिकली चुराया जाए तो। ब्रीच का कारण क्या क्या था, सर्वर वल्नरेबिलिटी, हॉट वॉलेट, जो कि हॉट वॉलेट इंटरनेट से कनेक्टेड होता है उसे एक्सप्लॉइट किया गया, नॉट कोल्ड वॉलेट जो कि ऑफलाइन होता है। और इम्पैक्ट इससे क्या हुआ, नो डायरेक्ट लॉस ऑफ यूजर फंड, ठीक है, टेम्परेरी डिलेज इन विथड्रॉड स्पेशली ड्यूरिंग द नॉन बैंकिंग आवर्स लेड टू पैनिक, एंड क्वाइन डीसीएक्स क्लेम्ड नो फ्रीज ऑन विथड्रॉल, डिलेज वर ड्यू टू द ऑपरेशनल ओवरलोड। ये इसके इम्पैक्ट हुए, बाकी इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं जानना है। ये क्वाइन डीसीएक्स वजीरेक्स आप अपने से पढ़ लेना। इसमें देखो एक चीज केवल जो वो आपको जाननी है, वो क्रिप्टो करेंसी जो बेसिक है और यूपीएससी में 2018 में और 2021 और 20 में भी पूछा गया है, वो आपको बिल्कुल बेसिक बस पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, ये आपके मेंस 500 के क्वेश्चन है, जिसे आप देख सकते हैं जीएस 3 में है, डिस्कस द रिस्क एंड चैलेंजेस ऑफ क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज इन एब्सेंस ऑफ कम्प्रिहेंसिव रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इन इंडिया। उसी पे बेस्ड है, ऊपर वाले दिए गए आर्टिकल पे। जीएस 2 में है, हाउ कैन द इंडियन स्टेट इंश्योर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन इन इमर्जिंग फिनटेक सेक्टर लाइक क्रिप्टो करेंसी। नाउ अब हम देखते हैं नज 100 एमसीक्यू के क्वेश्चन। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के बारे में कौन सी बात सही है, कोल्ड वॉलेट आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट एंड आर वल्नरेबल टू हैकिंग, CoinDCX assured that customer funds were unaffected due to their storage in cold wallet. CERT-in is the nodal agency for cyber security incident in India. तो पहला क्या है कि कोल्ड वॉलेट आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट एंड आर मोर वल्नरेबल टू हैकिंग। तो अभी हमने देखा कि हॉट होते हैं, कोल्ड वॉलेट होते हैं। जो हॉट होता है वो आपका इंटरनेट से कनेक्टेड होता है, तो पहला तो गलत हो गया, ठीक है, पहला आप काट दो। तो वैसे ही 2 और 3 सही हो गए, लेकिन 2 और 3 हम देख लेते हैं क्या। क्वाइन डीसीएक्स अश्योर्ड दैट कस्टमर फंड वर अनअफेक्टेड ड्यू टू देयर स्टोरेज इन कोल्ड वॉलेट। क्योंकि अभी हमने देखा कि कोल्ड वॉलेट में अगर स्टोरेज होता है फंड, तो क्या होता है, वो ज्यादा वल्नरेबल नहीं होता है। एंड थर्ड भी आपका सही है, तो कि इसमें 2 और 3 सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सर्ट-इन। पहला है, इट रेगुलेट्स सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंजेस इन इंडिया, इट ओवरसी आरबीआई मॉनिटरी ऑपरेशन, इट इन्वेस्टिगेट एंड रिस्पॉन्ड टू साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट, इट सेट क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग लिमिट इन इंडिया। जब आप इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ेंगे तब आप जो है इसके बारे में और पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये रिलेटेड है आपका, इन्वेस्टिगेट करता है, रिस्पॉन्ड करता है साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट में। सी सही है। नेक्स्ट है, with reference to cryptocurrency wallet, consider the following statement. Hot wallet are generally safer than the cold wallet. Cold wallet are not connected to internet and hence more secure. तो ये बताओ, हॉट वॉलेट जनरली सेफर होते हैं कोल्ड वॉलेट से, चूंकि ये इंटरनेट से कनेक्टेड है तो क्या हैक करना तो इनको आसान हो गया ना, तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा ये है कि कोल्ड वॉलेट आर नॉट कनेक्टेड टू इंटरनेट एंड हेंस मोर सिक्योर, तो दूसरा आपका सही हो गया। तो पहला गलत और दूसरा सही, बी, ठीक है, देखते हैं बी। सो आप जो है अपनी कंप्लीट आंसर राइटिंग प्रोग्राम के लिए मेंस 500 से जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको 100 टेस्ट मिलेंगे और हर एक टेस्ट पेपर कंटेन करता है 50 क्वेश्चन।
विथ कंप्लीट इवेल्युएशन। तो ज्यादा जानकारी के लिए जो है आप दिए गए नंबर पे संपर्क करिए। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। पोक्सो एट एन एज ऑफ कंसेंट। तो इसमें कंटेक्स्ट क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस। तो कंटेक्स्ट इसका ये है कि सुप्रीम कोर्ट जो है रिव्यू कर रहा है किस चीज को, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ कंसेंसुअल सेक्स बिटवीन द एडोलेसेंट, 16 से 18 साल के जो बच्चे हैं अंडर द पोक्सो एक्ट। एंड जो एडवोकेट है इंदिरा जयसिंह, उन्होंने आर्ग्यू किया है कि इस केस में एक एक्सेप्शन लाया जाए। पोक्सो डिफाइंड करता है किसी भी चाइल्ड पोक्सो के अंतर्गत चाइल्ड वो होता है जो 18 साल से कम का हो, ठीक है। एंड तो पोक्सो डिफाइंड करता है अ चाइल्ड एज एनीवन अंडर 18 इयर्स ऑफ द एज मेकिंग एनी सेक्सुअल एक्टिविटी विद देम क्रिमिनल रिगार्डलेस ऑफ कंसेंट, चाहे कंसेंट हो या चाहे ना हो, लेकिन अगर किसी भी प्रकार की सेक्सुअल एक्टिविटी करते हुए पाए जाते हैं तो उसे क्रिमिनल घोषित किया जाता है। अब इसके फीचर क्या हैं आप देखेंगे कि पोक्सो एक्ट 2012 की फीचर क्या है। पहला फीचर ये है कि ये एक जेंडर न्यूट्रल लॉ है, ऐसा नहीं है कि केवल वीमेन पे है या केवल मेन पे है। तो ये एक जेंडर न्यूट्रल लॉ है जो प्रोटेक्ट करता है चिल्ड्रन को जो 18 साल से कम के हैं, किस किस चीज से, सेक्सुअल असॉल्ट से, हरासमेंट से या पोर्नोग्राफी से, ठीक है। और इसमें दोनों कवर होंगे, आपके पेनिट्रेटिव असॉल्ट भी कवर होंगे और नॉन पेनिट्रेटिव असॉल्ट भी कवर होंगे, एंड चाइल्ड ट्रैफिकिंग भी इसमें कवर है। एंड ये मैंडेट करता है कि चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसीजर फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल। अब देखो करंट लीगल स्टैंड क्या है कि एज ऑफ कंसेंट जो है, जो सहमति की जो एज होनी चाहिए वो 18 साल होनी चाहिए। और कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी किसी भी पर्सन के साथ जिसकी उम्र 18 साल से कम है उसे कंसीडर किया जाता है एज ए स्टैच्यूटरी रेप। इवन कंसेंसुअल सेक्स अगर हो रहा है बिटवीन द टीनेजर जो 16 से 18 साल के अंतर्गत, 16 से 18 साल के जो टीनेजर हैं, अगर वहां भी कंसेंसुअल सेक्स हो रहा है तो दैट इज प्रोसिक्यूटेबल अंडर द पोक्सो। तो उसमें भी क्या होगा, मुकदमा चलेगा। लॉ कमीशन का व्यू क्या है, लॉ कमीशन जो है वो अगेंस्ट है लोअरिंग द एज ऑफ कंसेंट, और लॉ कमीशन रिकमेंड करता है जुडिशियल डिस्क्रिशन ड्यूरिंग सेंटेंसिंग इन कंसेंसुअल एडोलेसेंट रिलेशनशिप। नाउ मद्रास हाई कोर्ट ने विजय लक्ष्मी वर्सेस स्टेट 2021 केस में कहा था, सजेस्ट किया था 5 ईयर एज गैप रूल टू डिस्टिंग्विश एक्सप्लॉयटेटिव रिलेशनशिप फ्रॉम कंसेंसुअल वन, एंड वार्न किया था अगेन मिसयूज ऑफ पोक्सो अगेन कंसेंसुअल एडोलेसेंट लव, कि आप पहले ये देख लो कि 5 साल का एज गैप रूल है कि नहीं, ठीक है। इस पोक्सो एक्ट में मद्रास हाई कोर्ट ने ये बोला था। एंड किस किस रिफॉर्म की इसमें जरूरत है, रीड एक्सेप्शन क्लॉजेज, इसमें कुछ एक्सेप्शन क्लॉज लगाए जाए, फोकस किया जाए एजुकेशन एंड अवेयरनेस पे रेदर देन कि हम क्रिमिनलाइज कर रहे हैं इवन की कंसेंसुअल सेक्स को भी, एंड प्रिवेंट करें मिसयूज ऑफ लॉ व्हाइल रिटेनिंग इट्स प्रोटेक्टिव इंटेक्ट। तो बैकग्राउंड थोड़ा सा आप समझ लो, बैकग्राउंड क्या है कि जो 18 साल से कम के बच्चे हैं उनको सेक्सुअल अब्यूज से बचाने के लिए, सेक्सुअल हरासमेंट एंड पोर्नोग्राफी से बचाने के लिए विद चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसीजर। तो इसमें डिफिनीशन ऑफ चाइल्ड क्या है, कोई भी जो 18 साल से कम उम्र का हो उसे चाइल्ड की कैटेगरी में रखा जाएगा। ये जेंडर न्यूट्रल है। इसमें कौन कौन से ऑफेंसेस कवर हैं, तो पेनिट्रेटिव और एग्रेवेटेड पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, नॉन पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हरासमेंट, चिल्ड्रन का यूज पोर्नोग्राफी के लिए, मैंडेटरी रिपोर्टिंग, अगर इस अब्यूज को रिपोर्ट भी नहीं किया जा रहा है तो भी ये क्या है, पनिशेबल है, ठीक है। और चाइल्ड फ्रेंडली ट्रायल, जो मुकदमा होगा वो चाइल्ड फ्रेंडली होगा जिसमें बच्चों को किसी भी प्रकार की चोट ना पहुंचाई जाए, जिसके लिए स्पेशल कोर्ट बनाए गए हैं। नो एग्रेसिव क्वेश्चनिंग, गुस्से में किसी प्रकार की क्वेश्चनिंग नहीं होगी, आराम से पूछा जाएगा। एंड चाइल्ड जो है, जिसने चाइल्ड के साथ गलत किया है 18 साल से कम बच्चे के साथ, उसे क्या है अक्यूज से डायरेक्टली वो नहीं मिलेगा। बर्डन प्रूफ किस पे होगा, अक्यूज्ड पे, ठीक है। जो अक्यूज्ड है वही प्रूफ देगा। पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट के लिए 7 ईयर की सजा है, एग्रावेटेड असॉल्ट के लिए 10 ईयर टू लाइफ है, एंड सेक्सुअल हरासमेंट के लिए कम से कम 3 साल की सजा है। रिसेंट कंसर्न्स,
एंड इम्पॉर्टेंट केस ला इसमें आप एक लिख सकते हैं, विजय लक्ष्मी वर्सेस स्टेट केस, जिसने कहा था 5 ईयर का एज गैप होना चाहिए, इसमें एक्सेप्शन लगा देना चाहिए इस केस में। ठीक, लॉ कमीशन ने अपोज्ड किया है लोअरिंग एज ऑफ कंसेंट एंड रिकमेंड किया है कि इसमें जुडिशियल डिस्क्रिशन हो जब सजा सुनाई जाए फॉर कंसेंसुअल एडोलेसेंट केसेस के लिए। नाउ ये आप मीन्स 500 का क्वेश्चन देख सकते हैं। अब हम देखते हैं नज 100 एमसीक्यू का क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। The act is gender specific and protect only female children. It defines a child as any person below the age of 18 years. It mandates child friendly procedure for trial. तो क्या ये जेंडर स्पेसिफिक है? नहीं, पहला तो गलत हो गया। ठीक है, बचे 2 और 3 सही हो गए, लेकिन हम देखते हैं क्या कि ये डिफाइंड करता है चाइल्ड कि कोई भी पर्सन जो बिलो है एज ऑफ 18 ईयर्स, एंड इट मैंडेट चाइल्ड फ्रेंडली प्रोसीजर फॉर ट्रायल। तो 2 और 3 इसका सही है, बी। अंडर द पोक्सो एक्ट 2012 विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसीडर ऑफेंसेस। पहला क्या है कि इट इज यूज ऑफ चाइल्ड फॉर, किस किस चीज को जो है ऑफेंस माना जाता है कि ये एक अपराध है। चाइल्ड का अगर पोर्नोग्राफिक पर्पज के लिए यूज हो रहा है, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असाल्ट के लिए यूज हो रहा है, नॉन पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असाल्ट के लिए यूज हो रहा है, एंड कंसेंसुअल सेक्स बिटवीन द 2 17 ईयर ओल्ड। तो इसमें होगा आपका 1 2 3 एंड 4, है ना, सी होगा इसमें। Which of the following judgment dealt with misuse of POCSO Act in consensual adolescent relationship? नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये नवतेज सिंह जौहर किससे रिलेटेड है? सेक्शन 377। सेक्शन 377 क्या है, कमेंट में बताइए। इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, विजय लक्ष्मी वर्सेस स्टेट रिप्रेजेंटेटिव, जोसेफ सिने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो अभी हमने देखा क्या, विजय लक्ष्मी वाला केस। ठीक है, इसका सी सही है। नेक्स्ट है आर्टिकल आपका ओबीसी से रिलेटेड। ठीक है, अदर बैकवर्ड क्लासेस। ये इंडियन एक्सप्रेस में आया हुआ है 27 जुलाई को ऑन डिजिटल वर्जन। तो इसका यूज हम कहाँ देख सकते हैं, GS2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस में, एंड रोल ऑफ कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स एंड पॉलिसी मेकिंग में। सोशियोलॉजी के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओबीसी का पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन एंड इम्पैक्ट ऑन इलेक्टोरल आउटकम। सोशल जस्टिस में क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ रिजर्वेशन एंड इवोल्यूशन ऑन इंडिया। तो इसमें जो है आपको सोशली एंड एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लास है उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ उसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। कहानी तो पता ही है आपको। ठीक है, तो क्रोनोलॉजिकल टाइमलाइन एंड पॉलिसी इवोल्यूशन। पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड 1953 में काका कलेकर कमीशन फॉर्म्ड हुआ था अंडर आर्टिकल 340 एंड काका कलेकर कमीशन ने रिकमेंड किया था कि एक कास्ट बेस्ड सेंसस हो और जिसमें 70% कोटा रखा जाए इन टेक्निकल एजुकेशन, और ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ ड्यू टू इंटरनल डिसएग्रीमेंट एंड नेहरू का अपोजिशन टू द कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन एट सेंटर। फिर सोशलिस्ट लीडर जो है आपके राम मनोहर लोहिया ने, उन्होंने ओबीसी को मोबिलाइज करना शुरू किया। फिर स्टेट लेवल इनिशिएटिव चला उत्तर प्रदेश में। 1975 के आसपास जो है छेदी लाल साठी कमीशन अपॉइंट किया गया कांग्रेस सीएम हेमवती नंदन बहुगुणा के द्वारा, और 1977 में सीएम एनडी तिवारी जो कांग्रेस से थे उन्होंने अनाउंस किया 15% ओबीसी कोटा, लेकिन जनता पार्टी ने इसे इम्प्लीमेंट किया जब कांग्रेस गवर्नमेंट क्या हो गई, डिसमिस हो गई। फिर आया आपका मंडल कमीशन एरा। यहाँ से जो 1978 में मंडल कमीशन सेट किया गया मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट के द्वारा, और 1990 में जो वीपी सिंह उस समय प्रधानमंत्री थे उन्होंने इंप्लीमेंट किया 27% रिजर्वेशन रिकमेंडेशन। कांग्रेस अंडर इंदिरा एंड राजीव गांधी डिड नॉट एक्ट ऑन द रिपोर्ट। अब इसमें जो है राइज ऑफ रीजनल ओबीसी लीडर हुए लालू, मुलायम, नीतीश, शरद यादव, और कांग्रेस जो है वो लॉस्ट की ग्राउंड इन यूपी एंड बिहार। फिर बीजेपी का पॉलिटिकल एडॉप्टेशन, तो कल्याण सिंह, उमा भारती, राजनाथ सिंह, ये लोग जो है एज ए ओबीसी लीडर राइज हुए। और फिर स्ट्रेटेजी कौन सी अडॉप्ट हुई, रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन। ठीक है, और यूपी में जो जाट्स होते हैं उनको ओबीसी स्टेटस दिया गया।
फिर यूपीए पीरियड एंड ओबीसी आउटरीच 2006 में एचआरडी मिनिस्टर अर्जुन सिंह ने इन्फोर्स किया 27% ओबीसी कोटा इन सेंट्रल एजुकेशन। और 2010 से 11 में कास्ट सेंसस कोशिश की गई। 2016 में जो है आपका एससीसी डाटा कलेक्ट हुआ लेकिन रिलीज नहीं किया। और उसके बाद जो है अब कास्ट सेंसस होने की बारी है। तो इसमें देखो, इसमें ज्यादा आपको याद नहीं करना। अभी सेंसस 2021, इसके पहले वाला सेंसस हुआ है 2011 में। अब 2021 वाला सेंसस अब जो होगा वो कास्ट बेस्ड सेंसस होगा। ठीक है, बस इसमें आपको इतना पता रखना है। और देखो ओबीसी क्या होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि अदर बैकवर्ड क्लासेस वो कम्युनिटी होती है जिसे सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड डिफाइंड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर आर्टिकल 15(4) एंड 64 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सोशल बैकवर्डनेस का मतलब ये है, पहला तो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। तो कास्ट हिरार्की में उनको लोअर पोजीशन में रखा गया है। लिमिटेड एक्सेस एजुकेशन का, जो ओबीसी है वो एजुकेशन की उसकी पहुंच नहीं अच्छी है। तो पहले तो स्कूल में कम उनका प्रेजेंस है, तो हाई ड्रॉप आउट रेट है, लिटरेसी ज्यादा नहीं है। रूरल इंडिया में भी आप देखो ज्यादा ओबीसी इंपावर्ड नहीं है। इकोनॉमिकली वनरेबिलिटी है, ओवर रिप्रेजेंटेशन है, लो इनकम में, इनफॉर्मल जॉब है, और उनको किसी भी प्रकार की अवेयरनेस नहीं है, लैक ऑफ अवेयरनेस। पॉलिटिकल बैकवर्डनेस है, जैसे कि हायर ब्यूरोक्रेसी, जुडिशियरी एंड पॉलिटिक्स में उनका एक प्रेजेंटेशन नहीं है। देखो ज्यादा आप देखोगे तो क्रीमी लेयर वालों का ही प्रेजेंटेशन दिखता है ना। डिलेड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन है। और फ्यू ओबीसी के अंदर केवल कुछ ही कास्ट है जो डोमिनेंस है, जैसे यादव हो गए, कुर्मी हो गए, जो लैंड डोमिनेटेड कास्ट है। रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन की डिमांड है, ताकि जो है जो ओबीसी अब कम डेवलप है उसको एक इक्वालिटी मिल सके। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है ओबीसी के लिए? आर्टिकल 15(4) जो अलाउ करती है स्टेट को कि हम जो भी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड ओबीसी हैं उनके लिए एक स्पेशल प्रोविजन बना सकते हैं। आर्टिकल 16(4) अलाउ करता है रिजर्वेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट फॉर बैकवर्ड क्लासेस। और आर्टिकल 340 एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को कि आप एक कमीशन बना सकते हैं टू इन्वेस्टिगेट द कंडीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। फिर काका कलेलकर कमीशन 1953 में आया, जो पहला बैकवर्ड क्लासेस कमीशन है, जिसने रिकमेंड किया कि कास्ट सेंसस हो एंड रिजर्वेशन हो, और जिसे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। मंडल कमीशन 1978 से 80 में आया, जिसने रिकमेंड किया 27% रिजर्वेशन हो ओबीसी के लिए इन सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, और वही चल रहा है। एंड दैट वाज इम्प्लीमेंटेड बाय वीपी सिंह गवर्नमेंट इन 1919। एंड एस्टिमेट किया गया था उस समय ओबीसी को कि पूरे पॉपुलेशन का 52% है। रोहिणी कमीशन 2017 में आया, जिसे टास्क दिया गया कि सब कैटेगराइजेशन हो ओबीसी का, ताकि सबको इक्वल शेयर मिल सके। जो ओबीसी ज्यादा एम्पावर्ड है उनको भी हटाया जाए, और मतलब सब कैटेगराइजेशन हो, आखिर कौन ज्यादा एम्पावर है कौन कम एम्पावर है। फिर रिजर्वेशन पॉलिसी, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में 27% ओबीसी को रिजर्वेशन मिलता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में 27% मिलता है। स्टेट लेवल रिजर्वेशन में स्टेट के द्वारा वेरी करता है, कुछ में तो 27% से ज्यादा भी है। ईडब्ल्यूएस कोटा 2019 जो इंट्रोड्यूस किया गया 10% फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत हुआ है ये? 106 अमेंडमेंट एक्ट। ये आप कमेंट में बताइए। सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011, जिसका उद्देश्य क्या था कि कास्ट वाइज सोशियो इकोनॉमिक डाटा हम गैदर करें, एंड इट वाज कंडक्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। अभी तक कास्ट डाटा क्या है, रिलीज नहीं हुआ है। अब आपका जो कास्ट सेंसस होगा वो होगा। तो कौन कौन से इनिशिएटिव लिए गए ओबीसी वेलफेयर के लिए? तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, जो 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018 के तहत इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रदान किया गया। और प्री एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप चलती है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा, जिसमें जो है छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है ओबीसी स्टूडेंट को। हॉस्टल फैसिलिटी ओबीसी बॉयज और गर्ल्स के लिए भी मिलता है जो होम से दूर है। स्किल डेवलपमेंट, नेशनल बैकवर्ड क्लासेस फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कारपोरेशन के तहत जो है फाइनेंस मिलता है ओबीसी को। एजुकेशन लोन्स और ट्रेनिंग जो है, जैसे यूपीएससी, नीट, जेई, ओबीसी एस्पिरेंट, जैसे यूपी में जो है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना चलती है, ठीक है। और ओबीसी की पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन में क्या क्या इशू है? एक तो देखो कास्ट सेंसस डाटा अपडेटेड नहीं है, फ्यू कास्ट डोमिनेट कर रही है, जैसे कि हमने देखा कि कुर्मी और यादव जो है लैंड डोमिनेटेड कास्ट है। पॉलिटिकल मैनिपुलेशन है एंड जुडिशियल। इंदिरा गांधी केस ने कहा था कि 50% रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। तो उस पे आपका क्वेश्चन कास्ट पे आ चुका है एक बार। कास्ट एज ए सिस्टम ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कंटिन्यू टू इम्पैक्ट इंडियन डेमोक्रेसी डिस्कस। सेकेंड आ गया है व्हाट आर द कंटिन्यूड चैलेंजेस फॉर वीमेन इन इंडिया अगेंस्ट टाइम एंड स्पेस।
जीएस पेपर 2 में क्वेश्चन आया है, टू व्हाट एक्सटेंट रिजर्वेशन हैज एड्रेस द सोशल इनइक्वालिटीज इन इंडिया क्रिटिकली इवेल्युएट, कि आखिर रिजर्वेशन ने जो है किस एक्सटेंट तक सोशल इनइक्वालिटी को एड्रेस किया है। तो आप उसमें जो है पहले रिजर्वेशन बताएंगे, किस किस स्कीम से रिजर्वेशन आया है और उसने कितना जो है रिजर्वेशन ने खत्म किया है इनइक्वालिटी को, और कहाँ कहाँ फेल हो रहा है। क्रिटिकली इवेल्युएट का मतलब कहाँ कहाँ फेल हो रहा है, ठीक है। डू यू एग्री दैट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मंडल कमीशन रिपोर्ट हैज लेड टू द पॉलिटाइजेशन ऑफ बैकवर्ड कास्ट्स इन इंडिया। तो ये 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो मंडल कमीशन कब आया था उसकी आप रिपोर्ट लिखिए और आप बताइए कि क्या इससे जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनका पॉलिटिसाइजेशन हुआ है, और अगर नहीं हुआ है तो क्यों। देन आप कंक्लूजन लिखिए। वेल डिफाइंड, एग्जामिन द इफिकेसी ऑफ अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज फॉर बैकवर्ड क्लासेस इन इंडिया। तो आखिर जो अफर्मेटिव एक्शन, जो रिजर्वेशन पॉलिसी लिए गए हैं बैकवर्ड क्लासेस के लिए, उसकी क्या क्या इफिकेसी है, क्या क्या एफिशिएंसी है, योग्यता है, जो मेंस 2016 में आया है, ठीक है। नाउ प्रीलिम्स 2020 में आया हुआ है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एनसीबीसी। पहला क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइजेस द एनसीबीसी एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। एनसीबीसी हैज द पावर इन to look into grievances of backward classes regarding service condition. प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं all the member of एनसीबीसी। तो इसमें देखो पहला ये कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज करता है। अभी हमने देखा 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2018 से इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला, तो पहला सही है। एंड इट हैज द पावर टू लुक इनटू ग्रीवेंसेस ऑफ बैकवर्ड क्लासेस रिगार्डिंग सर्विस कंडीशन। तो ये क्या है, ये भी सही है। प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं ऑल द मेंबर, नहीं, चेयरमैन जो है वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे, बाकी मेंबर जो है वो चेयरमैन और प्रेसिडेंट दोनों डिसाइड करते हैं। तो तीसरा गलत है, ठीक है, इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, विथ रेफरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग प्रोविजन। पहला है रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इन द लोकसभा। दूसरा है स्पेशल प्रोविजन फॉर एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास। तीसरा है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। पार्ट 16 में कौन कौन से आते हैं इसके अंतर्गत। तो स्पेशल प्रोविजन फॉर एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, ये किसमें आएगा, अभी हमने आर्टिकल 15 देखा, ये फंडामेंटल राइट में आएगा, है ना। आर्टिकल 15(4) एंड 16(4), तो ये फंडामेंटल राइट किस पार्ट में आता है, पार्ट 3 में आता है। तो दूसरा आपका गलत हो जाएगा, दूसरा काटो। तो इसमें आपका सी सही है, पहला एंड तीसरा, रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इन द लोकसभा एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करके जो है कमेंट में बताइए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द टर्म अदर बैकवर्ड क्लासेस वाज फर्स्ट ऑफिशियली यूज्ड एंड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग। काका कलेलकर कमीशन, मंडल कमीशन, कॉन्स्टिट्यूशन का पहला अमेंडमेंट एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सोचो और कमेंट में करके बताओ। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग मंडल कमीशन। तो it was set up under article 340. It recommended 27% reservation for OBC in government job. Its recommendation were implemented during the UPA government. तो इसमें से कौन सा सही है कमेंट में बताइए, ठीक है, फिर अपना ऑप्शन मैच करिए। Which of the following correctly describe the concept of reservation within reservation? Additional reservation for religious minorities within SC/ST quota, sub-categorization within OBC or SC/ST quota to ensure equitable distribution, increasing total reservation percentage above 50%, reserving seat for political parties। तो OBC के अंदर जो सब-categorization है उसी को reservation within reservation कहा जा रहा है। Socio-economic and caste census conducted in 2011 was conducted by National Statistic Office, released in public domain, aimed at identifying caste-wise economic disparities, mean to replace decennial census। आप इसको करिए और देखिए सही है कि गलत, ठीक है। तो जिन लोगों का सोशियोलॉजी ऑप्शनल है वो आप द कॉन्सेप्चुअल आईएएस पे सोशियोलॉजी ऑप्शनल ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव क्लासेस डेली जो है हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम की चल रही हैं। फॉर कंप्लीट information you can contact on 8899707570। thank you very much।